तो चलिए आज समझते हैं कि ये जो देश हैं ये बने कैसे और वो कौन सा पावरफुल आइडिया था जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, वैसा बना दिया जैसा आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, आज हम दुनिया का जो नक्शा देखते हैं जिसमें अलग अलग देश हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी पहचान है, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। असल में सच तो ये है कि देश या राष्ट्र कोई नेचुरल चीज नहीं है कि बस उग आए हों। नहीं, इन्हें बाकायदा गढ़ा गया है, सदियों के संघर्ष, युद्ध और क्रांतियों की आग में तपाकर। ये एक ऐसा आइडिया था जिसे पहले सोचा गया और फिर उसे हकीकत में बदल दिया गया। तो फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा तो है नहीं। देखिए, ये एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहां सारे नागरिक यानी सिटीजन्स एक कॉमन आइडेंटिटी, एक साझा इतिहास और कल्चर से जुड़े होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत किसी राजा या रानी के पास नहीं होती। नहीं, वो होती है लोगों के हाथ में, नागरिकों के हाथ में। और यकीन मानिए, अपने जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लेकिन इससे पहले कि आइडिया एक पॉलिटिकल रियलिटी बनता, इसे सबसे पहले एक कलाकार ने अपने कैनवस पर उतारा था, एक खूबसूरत सपने की तरह। साल था 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सूरियो ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की एक दुनिया की कल्पना की। उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक पूरी सीरीज बनाई जिसमें दिखाया गया था कि कैसे दुनिया के अलग अलग देश एक लंबे जुलूस में आज़ादी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनकी पेंटिंग में जो सिंबल्स थे ना, वो कमाल के थे। हाथ में ज्ञान की मशाल, इंसानी अधिकारों का घोषणा पत्र और जमीन पर बिखरी पड़ी तानाशाही की टूटी हुई जंजीरें। हर देश का अपना अलग झंडा, अपनी अलग पोशाक जो उनकी यूनिक पहचान को दिखाती थी। मतलब आज़ादी और राष्ट्रवाद का एक पूरा विजन था उसमें। पर यह तो एक आइडियलिस्टिक सपना था। असलियत में इसका जन्म बहुत ही उथल-पुथल भरा और हिंसक था। इसकी ठोस शुरुआत हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल उठता है कि शुरुआत फ्रांस से ही क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि वहां की जो पुरानी व्यवस्था थी, जिसे ओल्ड रेजिम कहते थे, वो अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। एक तरफ राजा के पास एब्सोल्यूट पावर थी, तो दूसरी तरफ आम जनता, वो कमर तोड़ टैक्स और जबरदस्त सामाजिक भेदभाव के बोझ तले दबी हुई थी। और इसी क्रांति ने पहली बार एक राष्ट्र बनाने के लिए कॉन्क्रीट कदम उठाए। सत्ता राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के हाथ में आ गई। लापात्री यानी पितृभूमि और ले सितोइयां यानी नागरिक, इन नए विचारों ने लोगों को आपस में जोड़ा। तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली, नए राष्ट्रगान, ये सब सिंबल बनाए गए। और तो और पूरे देश में एक जैसे कानून और नापतोल की व्यवस्था लागू की गई ताकि हर कोई महसूस करे कि वो एक राष्ट्र का हिस्सा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यही वो मोमेंट था जब राष्ट्रवाद सिर्फ एक सपना या आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक असली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन गया। फ्रांस ने दुनिया को दिखाया कि एक राष्ट्र असल में बनाया कैसे जाता है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। जानते हैं इस क्रांतिकारी विचार को पूरे यूरोप में किसने फैलाया? विडंबना देखिए, एक सम्राट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो भी अपनी तलवार के दम पर। नेपोलियन जहां जहां गया अपने साथ 1804 का सिविल कोड लेकर गया। इसमें कानून के सामने बराबरी, संपत्ति का अधिकार और सामंती व्यवस्था का अंत, ये सब रेवोल्यूशनरी सुधार थे। लेकिन इस आजादी की एक कीमत थी, बहुत ज्यादा टैक्स, सेना में जबरदस्ती भर्ती और विचारों पर सख्त पाबंदी। और इसका नतीजा बहुत ही फैसिनेटिंग हुआ। शुरू में तो लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही वो उसे एक विदेशी हमलावर की तरह देखने लगे। और हुआ ये कि इसी फ्रांसीसी कब्जे के विरोध में स्पेन से लेकर जर्मनी तक लोगों के अंदर अपनी खुद की राष्ट्रीय पहचान की भावना जागने लगी। राष्ट्रवाद अब दूसरों के खिलाफ एकजुट होने का भी एक तरीका बन गया था। और ये सब हमें इस पूरे दौर की सबसे बड़ी विरासत तक ले आता है, एक ऐसा आइडिया जो आज भी दुनिया की राजनीति को चला रहा है। तो राष्ट्रवाद की कहानी यही है। इसका जन्म हुआ आज़ादी और बराबरी के एक खूबसूरत सपने से, लेकिन इसे हकीकत की जमीन पर क्रांति, युद्ध और संघर्षों से गढ़ा गया।
ये आदर्शों और उन्हें पाने के लिए किए गए मुश्किल संघर्षों के बीच के तनाव की कहानी है जो आज भी जारी है। तो चलिए इस सवाल के साथ थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 19वीं सदी की शुरुआत का यूरोप। वो आज के नक्शे से बिल्कुल ही अलग दिखता था। तो फिर अगर देश नहीं थे तो वहां था क्या? जवाब है साम्राज्य। उस दौर का यूरोप कोई साफ सुथरी सीमाओं वाले देशों का समूह नहीं था, नहीं, बल्कि ये बड़े बड़े फैले हुए साम्राज्यों का एक जाल था। सोचिए, एक ही साम्राज्य में कई अलग अलग संस्कृतियों और भाषाएं बोलने वाले लोग सब एक ही राजा या रानी के नीचे रह रहे थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हैब्सबर्ग साम्राज्य। देखिए, इस एक ही साम्राज्य में जर्मन, इतालवी, मग्यार और स्लाव जैसे कई अलग अलग समूह के लोग रहते थे। सबकी अपनी अपनी भाषाएं थीं, अपने रीति रिवाज थे। और सबसे जरूरी बात, उनकी वफादारी किसी जर्मनी या इटली जैसे देश के लिए नहीं थी, बल्कि सीधे हैब्सबर्ग सम्राट के लिए थी। राष्ट्र की पहचान अभी बनी ही नहीं थी। मगर इस सदियों पुरानी दुनिया के नीचे दो बिल्कुल नए और बहुत ही शक्तिशाली विचार पनप रहे थे। ये ऐसे विचार थे जो इन विशाल साम्राज्यों की नींव तक को हिला देने वाले थे और यूरोप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। इनमें से पहला विचार था उदारवाद। ये एक क्रांतिकारी सोच थी जो कहती थी कि राजा या सम्राट नहीं, बल्कि आम इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने व्यक्तिगत आजादी, कानून के सामने सबकी बराबरी और एक चुनी हुई सरकार की मांग की। और इसी के साथ एक और जबरदस्त विचार जोर पकड़ रहा था, राष्ट्रवाद। ये कहता था कि एक जैसी भाषा और संस्कृति वाले लोगों का अपना एक अलग देश होना चाहिए। ये दोनों विचार मिलकर राजा महाराजाओं के लिए एक सीधी चुनौती थे। लेकिन एक बात समझनी होगी, शुरुआती उदारवाद के वादों और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फासला था। वादा तो था कानून के सामने बराबरी का, लेकिन हकीकत ये थी कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। महिलाओं को तो पूरी तरह से राजनीति से बाहर रखा गया था और वोट डालने का हक भी अक्सर सिर्फ उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास काफी संपत्ति होती थी। अब जाहिर सी बात है, यूरोप के ताकतवर राजा और सम्राट इन नए विचारों को देखकर चुप तो नहीं बैठने वाले थे। वो अपनी सदियों पुरानी सत्ता, अपनी परंपराओं और अपने साम्राज्यों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़े। एक टकराव होना तो तय था। और ये पलटवार हुआ 1815 में वियना कांग्रेस के रूप में। यूरोप की पुरानी ताकतों ने मिलकर बदलाव की इस लहर को रोकने का एक पक्का प्लान बनाया। उनके 3 सीधे साधे लक्ष्य थे। पहला, पुराने राजाओं को उनकी गद्दी पर वापस बैठाना। दूसरा, राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसे खतरनाक विचारों को कुचलना। और तीसरा, साम्राज्यों के बीच शक्ति का पुराना संतुलन बनाए रखना। तो जर्मनी का क्या हुआ? उसका जवाब है ये, 1 नंबर 39। एक मजबूत एक देश जर्मनी बनाने के बजाय वियना कांग्रेस ने जानबूझकर उसे 39 छोटे छोटे अलग थलग राज्यों में बिखरावा छोड़ दिया। मतलब राजनीतिक एकता का दरवाजा बंद कर दिया गया था। लेकिन जब राजनीति का मुख्य दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया तो एक जर्मन राज्य प्रशिया ने एक बहुत ही अनोखा एक साइड दरवाजा खोज निकाला। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर हम इन राज्यों को राजनीतिक तौर पर एक नहीं कर सकते तो क्या हम उन्हें आर्थिक रूप से जोड़ सकते हैं? और वो रास्ता था पैसा। और इसी सोच से जन्म हुआ ज़ोलवराइन का 1834 में बनाए प्रशिया के नेतृत्व वाला एक सीमा शुल्क संघ था। मतलब एक ऐसा क्लब जिसमें शामिल जर्मन राज्यों के बीच व्यापार करने पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसका मकसद राजनीतिक बिल्कुल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक था, व्यापार को आसान बनाना। और इसका असर अरे जबरदस्त हुआ। ज़ोलवेराइन ने राज्यों के बीच व्यापार की सारी दीवारें गिरा दी। एक कॉमन करेंसी आने से लेन देन बच्चों का खेल हो गया। और सबसे जरूरी, इसने रेलवे लाइनें बिछाने में एक क्रांति ला दी। अब ये अलग थलग पड़े राज्य असल में पटरियों से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। सामान, पैसा और लोग, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सार छिपा है। जो दरवाजा राजनीति ने बंद किया था, उसे अर्थशास्त्र ने चुपके से खोल दिया। आर्थिक एकता ने भले ही अनजाने में राजनीतिक एकता के लिए जमीन तैयार कर दी। तो अंत में हम क्या देखते हैं? एक नए एकजुट जर्मनी की नींव किसी संसद या राजनीतिक बहस में नहीं रखी गई। नहीं, उसकी नींव रखी गई थी रेल की पटरियों पर, कारखानों के शोर में और हलचल भरे बाजारों में, जहां जर्मन लोग एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे और एक साझा आर्थिक पहचान बना रहे थे।
सोचने वाली बातें है ना, आखिर जमीन का एक टुकड़ा देश कैसे बन जाता है? क्या सिर्फ बॉर्डर खींच देने से, या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहचान, संस्कृति और राजनीति के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आधुनिक राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी राजनीतिक विचार से लगी, और इस विचार को हवा देने वाला इंसान भी उतना ही क्रांतिकारी था। और वो इंसान थे इटली के क्रांतिकारी जुसेप्पे मैज़िनी। मैज़िनी उस नई राजनीतिक सोच का चेहरा थे, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा इंसान जिसके विचारों से उस वक्त के बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाती थी। मैज़िनी की जो मूल सोच थी वो अपने आप में एक क्रांति थी। उनका कहना था कि राष्ट्र यानी नेशन कोई इंसानी बनावट नहीं, बल्कि ये तो प्राकृतिक है, ईश्वर की देन है। ये किसी राजा महाराजा की निजी संपत्ति नहीं है। जरा सोचिए, उस दौर में जहां राजा ही सब कुछ हुआ करते थे, ये बात कहना कितना खतरनाक रहा होगा। लेकिन मैज़िनी सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे, वो एक्शन लेने में विश्वास रखते थे। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए, और देखते ही देखते पूरे महाद्वीप में क्रांतिकारियों का एक नेटवर्क तैयार कर दिया। और इसका असर भी दिखने लगा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं था। मैज़िनी के विचारों की आग पूरे यूरोप में फैल रही थी। एक तरफ ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी हासिल कर ली, तो दूसरी तरफ फ्रांस और बेल्जियम में भी राजनीतिक बदलाव की एक लहर सी दौड़ पड़ी। तो ये तो हुई राष्ट्रवाद की राजनीतिक साइड, मतलब उसका दिमाग। लेकिन अब बात करते हैं उसके दिल की, क्योंकि कोई भी आइडिया, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तब तक नहीं फैलता जब तक वो लोगों के दिल को, उनकी भावनाओं को न छू ले। मतलब राष्ट्रवाद को अगर सच में कामयाब होना था तो उसे लोगों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ना ही था। सिर्फ कानून, संविधान या बॉर्डर काफी नहीं थे। जरूरी ये था कि लोगों को अंदर से, दिल से महसूस हो कि हम सब एक हैं। और इसी एहसास को एक नाम दिया गया, वोल्क्सगाइस्ट। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है लोगों की आत्मा। इस आइडिया के मुताबिक हर राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान, एक अपनी आत्मा होती है, और ये आत्मा उसकी संस्कृति में, उसकी भाषा में, उसकी परंपराओं में जिंदा रहती है। तो सवाल ये है कि ये अपनेपन का एहसास पैदा कैसे किया गया? इसका जवाब मिला लोक संस्कृति में, यानी फोक कल्चर में। कलाकारों ने, लेखकों ने लोकगीतों, लोक कथाओं और सबसे बढ़कर आम भाषा का इस्तेमाल किया। यही वो धागे थे जिनसे अलग अलग लोगों को एक साथ बुना जा सकता था। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है राजनैतिक राष्ट्रवाद, जिसे मैज़िनी जैसे क्रांतिकारी लीड कर रहे थे और जिनका फोकस राज्य और संविधान पर था। और दूसरी तरफ है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसे ग्रिम ब्रदर्स जैसे कलाकार और विद्वान आगे बढ़ा रहे थे, जिनका फोकस भाषा, कहानियों और परंपराओं पर था। और जब ये दिमाग और दिल मिले तो एक ऐसी ताकत पैदा हुई जिसे रोकना बहुत मुश्किल था। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी साफ हो जाए। जर्मनी में मिसाल के तौर पर ग्रिम ब्रदर्स ने जो परियों की कहानियां इकट्ठा की, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थीं। वो असल में एक जर्मन वोल्क्सगाइस्ट को, एक जर्मन पहचान को ढूंढने और उसे गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी तरह पोलैंड, जो उस वक्त कई देशों में बटा हुआ था, वहां पोलिश भाषा बोलना ही अपने आप में प्रतिरोध का और राष्ट्रीय पहचान का एक बड़ा प्रतीक बन गया। तो अब तक हमने आइडियाज की बात की, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब इन राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारों का हकीकत से आमना सामना होने वाला था, और वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर। साल था 1848। इतिहास में इसे जनताओं का वसंत या स्प्रिंग टाइम ऑफ द पीपल्स भी कहते हैं। ये इन नए राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक तरह से फाइनल एग्जाम जैसा था। सब कुछ दांव पे लगा था। लेकिन सवाल ये है कि अचानक पूरे यूरोप में ये आग भड़की क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। हर तरफ भूखमरी थी, आर्थिक संकट था, बेरोजगारी अपने चरम पर थी, और ऊपर से सरकारों का दमन लोगों के गुस्से को और भड़का रहा था। और इस जनताओं के वसंत की नाकामी को समझने के लिए एक केस स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और वो है जर्मनी को एक करने की कोशिश, जिसे हम फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जानते हैं। असल में दिक्कत ये थी कि जो लोग संसद में जमा हुए थे वो खुद ही आपस में बटे हुए थे। कुछ उदारवादी थे जो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार मिले और एक गणराज्य बने।
कुछ नरमपंथी थे जो राजा के नीचे एक संविधान चाहते थे, और राजा तो अपनी ताकत का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो अंजाम क्या हुआ? ये सपना टूट गया। इसके नाकाम होने के पीछे साफ साफ कारण थे। एक तो राजा इसके सख्त खिलाफ थे, दूसरा मिडिल क्लास को डर था कि कहीं ज्यादा बड़े बदलाव न हो जाएं, और सबसे बड़ी गलती, इस पूरी कोशिश में मजदूरों और औरतों की आवाज को सुना ही नहीं गया, उन्हें बाहर ही रखा गया। तो 1848 नाकाम हो गया। लेकिन क्या हर नाकामी एक अंत होती है, या कभी-कभी ये एक नई शुरुआत भी होती है? और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। 1848 की क्रांतियां नाकाम हो गईं, उन्हें कुचल दिया गया, ये सच है। लेकिन राष्ट्र का आइडिया वो नहीं मरा। राजनीतिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो शक्तिशाली मिश्रण अब यूरोप की राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन चुका था। आइडिया जिंदा था और शायद पहले से ज्यादा मजबूत था। तो इस पूरी कहानी को अगर हम एक रेसिपी की तरह देखें तो एक आधुनिक राष्ट्र में क्या क्या है? सबसे पहले एक चिंगारी यानी स्वशासन का एक शक्तिशाली राजनीतिक विचार, फिर एक आत्मा यानी एक साझा सांस्कृतिक पहचान, वो अपनेपन की भावना, और आखिर में संघर्ष, उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक राजनीतिक लड़ाई। तो सवाल यही उठता है कि एक मॉडर्न देश बनता कैसे है? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और जैसा हम आगे देखेंगे, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ठीक है, तो अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं, जर्मनी। और जब जर्मनी के बनने की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, प्रशिया के ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें दी आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। वही थे इस पूरी कहानी के मेन आर्किटेक्ट। बिस्मार्क का ये जो फेमस कोट है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देता है। खून और लोहा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये तो जर्मनी को एक करने की पूरी स्ट्रैटेजी थी। इसका मतलब साफ था, मिलिट्री पावर, जंग और इंडस्ट्रियल ताकत। तो बिस्मार्क की ये खून और लोहे वाली पॉलिसी असल में एक बहुत ही क्लियर सीधा साधा मिलिट्री प्लान था। उन्होंने इसे 3 स्टेप्स में पूरा किया। पहले डेनमार्क से जंग लड़ी, फिर ऑस्ट्रिया से, और आखिर में फ्रांस के साथ एक डिसाइसिव वॉर। हर जंग का मकसद सिर्फ एक था, जितने भी जर्मन बोलने वाले राज्य हैं उन्हें प्रशिया की लीडरशिप में एक साथ ले आना। और नतीजा ये हुआ कि एक ताकतवर यूनिफाइड जर्मन एम्पायर खड़ा हो गया। और बिस्मार्क की चालाकी तो देखिए, उन्होंने काइजर विल्हेम प्रथम की ताजपोशी के लिए कौन सी जगह चुनी? पैलेस ऑफ वर्साए, जो कि फ्रांस का सिंबल था। ये फ्रांस को नीचा दिखाने और जर्मनी की नई ताकत का पूरी दुनिया में ऐलान करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, अब चलते हैं इटली की तरफ, और इसकी कहानी जर्मनी से एकदम अलग है। ये किसी एक इंसान के विजन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अलग अलग एलिमेंट्स के एक साथ आने की। कुछ वैसा ही जैसे आप किसी पजल के टुकड़ों को जोड़ रहे हो। इसमें 3 मेन किरदार थे। पहले थे मैज़ीनी, जिन्हें हम कह सकते हैं विचारधारा या आत्मा, जिन्होंने एक यूनिफाइड इटली का आइडिया लोगों के मन में जगाया। फिर थे कावूर, जो दिमाग थे, एक चालाक डिप्लोमैट जिन्होंने सारे पॉलिटिकल जोड़ तोड़ किए। और आखिर में गैरिबाल्डी यानी तलवार, वो बहादुर मिलिट्री लीडर जिन्होंने असल में जमीन पर जंगें लड़ी और जीती। लेकिन इन तीनों की कोशिशों के बाद भी ये प्रोसेस काफी स्लो था। देखिए, 1861 में किंगडम ऑफ इटली का ऐलान तो हो गया, पर रोम, जो असल में इसका दिल था, वो करीब 10 साल बाद 1870 में जाकर इसका हिस्सा बना। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। पॉलिटिकल मैप पर एक देश बना देना एक बात है, और लोगों के दिलों में एक राष्ट्र का एहसास जगाना बिल्कुल दूसरी। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर किसानों और आम लोगों को तो पता तक नहीं था कि ये इटली नाम का कोई नया आइडिया भी है। उनके लिए तो पहचान आज भी अपने गांव या इलाके तक ही सीमित। चलिए, अब अपनी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर आते हैं, ब्रिटेन। और इसका रास्ता जर्मनी और इटली के रेवोल्यूशनरी मॉडल से एकदम हटकर था। ब्रिटेन ने एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखा रास्ता चुना। देखिए, एक तरफ जर्मनी और इटली थे जो अचानक हुई क्रांति और जंग से बने, वहीं दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जिसका बनना एक बहुत ही धीमी, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। इसे आप एक धीमी आंच पर पकने वाली चीज समझ सकते हैं, ना कि कोई अचानक हुआ धमाका। ब्रिटेन को एक करने का काम जंग के मैदान में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में हुआ। ये एक टॉप डाउन प्रोसेस था,
मतलब कानून के जरिए ऊपर से लागू किया गया। जैसे 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया, जिसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को लीगली जोड़ दिया। फिर 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती इस किंगडम का हिस्सा बना लिया गया। और एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, ये पूरा प्रोसेस इंग्लिश कल्चर के दबदबे में हुआ, जिसे बाकी लोगों पर एक तरह से थोपा गया। तो अभी तक हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी। अब एक काम करते हैं, इन तीनों मॉडल्स को एक साथ रखकर सीधे सीधे कंपेयर करते हैं, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो एकदम साफ हो जाएं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। जर्मनी का तरीका, खून और लोहा यानी जंग, स्पीड बहुत तेज और डिसाइसिव, और लीडरशिप एक ही आदमी के हाथ में, बिस्मार्क। अब इटली को देखें, तरीका था आइडियोलॉजी, डिप्लोमेसी और जंग का मिक्सचर। स्पीड थोड़ी धीमी और टुकड़ों में थी, और लीडरशिप कोलैबोरेटिव थी, मतलब 3 लोगों की टीम। और आखिर में ब्रिटेन, तरीका था कानून और कल्चर को थोपना। स्पीड बहुत धीमी और ग्रेजुअल थी, और लीडरशिप थी टॉप डाउन। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर देशों को इस तरह से बनाया जा सकता है, तो क्या उन्हें तोड़ा भी जा सकता है? और जब बनाने की वो भट्टी ठंडी हो जाती है, तो आज के ज़माने में वो कौन सी चीज़ है जो इन देशों को एक साथ जोड़े रखती है?